चलिए सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने अपने पिछले लेक्चर में एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ा। हमने कई नए पहलुओं को सीखा। हमने ये समझा कि सही मायने में इस समय में हमने जो व्यवस्था अपना रखी है विकास के लिए, हमारी पॉलिसीज़, उन पॉलिसीज़ के पीछे की आइडियोलॉजीज़, उन आइडियोलॉजीज़ के बेसिस जो इस समय में डेवलपमेंट का बेस बना हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने कैपिटलिज्म का खुद का बेस दैट इज़ द कंज्यूमरिज्म, और उसके वाया इमीडिएट सेंस में चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना और नई चीज़ों का लोगों को कंजम्पशन कराना, जिसका कि रेकलेस प्रेशर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है और इस स्टेट तक पहुंचा दिया गया नेचुरल रिसोर्सेज को कि वो अपनी रिप्लेनिशमेंट रेट को अचीव ही ना कर पाएँ और वो तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। इसकी वजह से समाज के वह वर्ग जो ऑलरेडी बहुत ही डिप्रेस्ड थे, सोशली इकोनॉमिकली वीकर थे, वो और सफ़र कर रहे हैं। और यही समाज है जो अपनी नीतियों के कारण इन फॉरेस्ट, इन नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी तेज़ी से कर रहा है। समाज का ही किया धरा है, समाज को ही प्रभावित कर रहा है। इन दो लाइनों के कॉन्टेक्स्ट में हमने पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड किया और अब ये समाज ही निर्धारित करे कि उसे यदि भविष्य के समाज को संरक्षित रखना है, बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसे आज अपनी सामाजिक विचारधारा को बदलना होगा, समाज के ढांचे को बदलना होगा। तो सोशल स्ट्रक्चर, समाज में व्याप्त सभी तरह की इनइक्वालिटीज़ को सेटल करना होगा और हमें एक नए राह पर चलना है जिस पे सभी का साथ, सबकी पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बॉटम अप अप्रोच के वाया आगे बढ़ना होगा। टॉप डाउन अप्रोच के फल हमने भुगत लिए। हमने ये आपको बहुत खूबसूरती समझाया। आज हम आपको एक नए चैप्टर की ओर ले जा रहे हैं जो किताब का नेक्स्ट चैप्टर है। कहानी फिर वही है, ये 11th क्लास है और 11th क्लास में NCERT में इस किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी और उसका ये चैप्टर 4th है मेरे ख्याल से, हाँ, जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़। इसे सुन करके कई बच्चे इस तरह से इसे कंफ्यूज करेंगे कि ये शायद किन्हीं सोशोलॉजी वालों का ऑप्शनल का टॉपिक होगा, बट ये तो 11th क्लास की NCERT की बुक में दिया हुआ टॉपिक है। कारण ये है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी को हमें सोशोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए समझना है क्योंकि शायद सोशोलॉजी का जन्म वहाँ पर हुआ है और सोशोलॉजी आज एक ऐसी साइंस के रूप में एग्जिस्ट कर रही है जो सोसाइटी के अंदर, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सोशल स्ट्रक्चर हैं या सोशल प्रोसेसेस, सोशल इविल से लेकर के सोशल रिलेशंस तक हर चीज़ को जो डिस्कस करता है साइंटिफिकली, वो सोशोलॉजी है। तो सोशोलॉजी के वाया हम सोसाइटी तक पहुंचते हैं। द आउटकम इज़ द सोसाइटी और सोसाइटी इज़ द टॉपिक ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड दैट मस्ट बी द टॉपिक ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसको होना भी चाहिए। तो मुद्दा ये है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी में आज हम इस चैप्टर में हम कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ेंगे एक लिमिटेड कैपेसिटी में, जैसा कि सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। चैप्टर की मर्यादा के तहत हम एमिल दुर्खैम को पढ़ेंगे, हम मैक्स वेबर को पढ़ेंगे। इन सब के इंसाइट्स, इन सब के थॉट्स चाहे उस समय की ट्रेडिशनल क्लासिकल सोशोलॉजी का बेसिस थे, लेकिन ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने उस समय में थे। और जब हम इनको समझते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि आज समाज में समस्याएं कहाँ हैं। और अगर आपको मैं समझा पाया हूँ अब तक, तो आपने ये देखा होगा कि सिविल सर्विसेज में हर सब्जेक्ट आपस में इंटीग्रेटेड है। यहाँ फिर मैं वही बात लिख चुका हूँ, दैट इज़ द एनलाइटनमेंट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन और द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
यही मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ाता हूँ, यही मैं मॉडर्न हिस्ट्री के समय में भी पढ़ाता हूँ, यही मैं इकोनॉमी में भी पढ़ाता हूँ, यही फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी पढ़ाना है। एवरीवेयर दिस नॉलेज इज यूजफुल। द होल आस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज इज हाईली इंटीग्रेटेड। वाई? बिकॉज द इश्यूज सराउंडिंग द सोसाइटी, those issues are somewhere intertwined, and whenever you will try to resolve them, you need to accumulate your knowledge, you need to gather your knowledge, and you need to integrate it to provide the solution for the complex issues existing in the society. When the issues are highly complex, then your remedies must be highly feasible. And how can you provide those remedies? Unless until you are having knowledge of the complex society, it is not possible. For that you have to study it. आप विचार करें कि आपको एनवायरनमेंट को सेटल करना है, लेकिन आप डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस की वुमेन को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी दे रहे हैं। आप उनकी इकोनॉमी को बेटर करेंगे, आप वुमेन एमेंसिपेशन करेंगे, आप एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी ठीक करेंगे, आप हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन भी कम होगा और उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी कम होंगे, तो वो उसी सेविंग को किसी और डायरेक्शन में लगा सकते हैं। सो इश्यूज आर हाईली इंटीग्रेटेड, इंटररिलेटेड with simple mind. Yeah, mind must be simple all the time, but the simple सरल चीज़ें हमेशा बहुत ही क्लिष्ट संबंधों से उभर करके आती हैं। बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ों से ही बहुत सिंपल चीज़ें उभर करके आती हैं। आई बात समझ में? कोई डिश आपको खाने में देखने में बड़ी सिंपल लग सकती है, उसकी प्रक्रिया बड़ी कम्प्लेक्स होगी। हाँ, द एंड रिजल्ट है वेरी वेरी सिंपल। जैसे कि सोन पापड़ी बड़ी आसान लगती है देखने में, है बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़। ओके, तो इस वजह से हमें ये सारी चीज़ों को पढ़ना होता है ताकि आपका माइंड मैच्योरिटी को अचीव करे, टर्मिनोलॉजीज़ को समझें, सिचुएशंस के साथ जोड़ करके देखें। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में हो रही चीज़ें आपकी स्टडी की वर्थ को इस्टेब्लिश करती हैं और आपकी स्टडी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को आपके लिए रेलेवेंट बनाती है। स्टडी एंड प्रैक्टिकल लाइफ, द इवेंट्स इन योर लाइफ, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। विदाउट स्टडी आपके साथ जो हो रहा है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हो क्या रहा है, तो आप उसमें से कुछ सीख नहीं पाएंगे। और जो आपके साथ हो रहा है उसमें कुछ सीखने को है, ये नहीं समझ आएगा जब तक आप स्टडी नहीं करते। आई बात समझ में? तो आपको इवेंट्स और स्टडी, प्रैक्टिकल लाइफ और दिस क्लासरूम एजुकेशन, ये जीवन में एक साथ चलती हैं। दोनों ही इश्यूज आपस में जुड़े हैं। वो मैच्योरिटी आती है जब आप पढ़ते हैं, ज्ञान जिसे हम कहते हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि इस ज्ञान की यात्रा को यदि आप एक सिलेबस की यात्रा बना दे तो कितना ही बेहतर है। तो इसलिए हम सिलेबस के मैटर से चलते हैं, लेकिन अंततः ग्रहण तो हम ज्ञान ही करते हैं। खाया चाहे आपने अमरूद है या सेब, लेने तो गुण ही हैं, शरीर को तो ग्लूकोज ही चाहिए। ओके, चलें अब कमल, ये ग्लूकोज पी लें आज। तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न आइडियोलॉजी। हो गई बेटे, आपकी क्लास हो गई? चलो गुड, इधर आ जाओ फिर। इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न आइडियोलॉजी। देखें, हमने यहाँ पर वेस्टर्न वर्ड क्यों यूज़ किया, पहले हम ये समझा देते हैं आपको। देखिए, अमूमन ये शब्द इस्तेमाल किया इसलिए जाता था, इस कॉन्टेक्स्ट में जाता था, और ये कंसेप्ट, ये टर्म भी लगभग एनलाइटनमेंट के फेज़ की ही है। एनलाइटनमेंट का फेज़ क्या है वो भी हमने पहले डिस्कस किया है, हम आज भी करेंगे। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि यूरोपियंस जब ईस्ट की ओर आए, यहाँ पर आप इंडिया इमेजिन कीजिए, तो फिर एक्चुअल में इस ईस्ट के लिए, फॉर दिस ईस्ट जिसमें कि आप एशिया को कंसिडर कर रहे हैं कंप्लीट,
चाइना भी इसका हिस्सा होगा, भारत भी हिस्सा होगा इसका, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ इसका हिस्सा होंगी और अफ्रीका के क्षेत्र भी। ये फॉर दिस ईस्ट, फॉर दिस ओरिएंटल वर्ल्ड एक वेस्ट क्रिएट हो गया। आई बात समझ में? और जब हम उस वेस्ट की बात करते हैं तो उस वेस्ट में भी हम पर्टिकुलरली यूरोप, और यूरोप में हम स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूरोप की बात करते हैं। तो पर्टिकुलर वेस्ट के मामले में यूरोप की बात हो रही है और यूरोप में स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूरोप की बात हो रही है। वेस्टर्न यूरोप, ब्रिटेन, यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटेन, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, such countries, the western European countries, okay? मैप पे देखा करें, इन चीज़ों को समझा करें। फिर बाद में इसमें अमेरिका भी ऐड हुआ, बाद में ऐड हुआ, ओके? हमने अपने विचारों में उसको भी कवर किया और इस दुनिया को हम ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड कहते हैं। सो टू वर्ल्ड्स आर देयर, द वेस्ट, द ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड, द ईस्ट, द ओरिएंटल वर्ल्ड, ओके? बाकी जब दूसरे लेक्चर्स मिलेंगे तो इन शब्दों का महत्व भी समझ आएगा। तो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को आज हम समझेंगे। मैंने 3 लोगों के नाम आपको बता दिए, उनके बारे में हम समझेंगे कि वो सोशोलॉजी को लेकर के क्या नज़रिया रखते थे, सोसाइटी को लेकर उनका क्या नज़रिया था। हम क्यों पढ़ रहे हैं वेस्टर्न आइडियोलॉजी को? क्योंकि यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है वो लाइन कहती है कि सोशोलॉजी इज़ कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशन। सोशोलॉजी एक तरह से बर्थ चाइल्ड है रेवोल्यूशन की एज का। यहाँ से सवाल खड़ा होता है कि किस एज की बात हो रही है, विच एज? चलिए देखिए, ऐसा माना जाता है कि सोशोलॉजी का जन्म 19th सेंचुरी के अराउंड हुआ। देखिए सरल भाषा में आप समझे, जब इस तरह से ये 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 20th सेंचुरी ये सब वर्ड यूज़ होते रहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ये तो मान के चलना है कि बात सेंचुरी की हो रही है। सेंचुरी मतलब कि 100 ईयर्स, 100 ईयर्स। और जब यहाँ पर बात 19th सेंचुरी की हो रही है तो आप ये मान करके चलिए कि यहाँ पर बात 1800 1900 के बीच की बात हो रही है। 19th का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि 1900 से 2000 के बीच की बात हो रही है, 1800 से 1900 के बीच की बात हो रही है, ओके? ये ऐसा क्यों कहा गया होगा मेरे बच्चों? ऐसा इसलिए कहा गया होगा कि 0 से 100 को मैं फर्स्ट सेंचुरी कहूँगा ना, 0 से 100 को मैं फर्स्ट सेंचुरी कहूँगा ना, और फिर आगे 101 से लेकर के 200 तक को मैं सेकंड सेंचुरी कहूँगा ना। इसको थर्ड सेंचुरी तो नहीं कहूँगा, तो सेकंड सेंचुरी कहूँगा। और फिर मैं 201 से 300 को कौन सी सेंचुरी कहूँगा? थर्ड सेंचुरी। तो थर्ड सेंचुरी शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि पहली सेंचुरी ये है ना, तो फिर दूसरी ये है, तीसरी ये है, इस तरह से चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, तो हम आ गए 19th वाली पे। तो फिर वो यही होगी ना, 1801 से लेकर के लगभग 1900 वाली। शक है किसी को? ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 19th सेंचुरी के अराउंड कहीं जन्म होता है सोशोलॉजी का वेस्ट में। वेस्ट सुनते ही दिमाग में नाम क्या आ गया? यूरोप। यूरोप सुनते ही नाम क्या आ गया? स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूरोप। सरलता से चीज़ें सीख रहे हो, समझो, रट्टा नहीं। जीवन में प्रत्येक शब्द से ज्ञान का वर्धन होना अनिवार्य है, ओके? प्रत्येक शब्द ज्ञान वर्धन कर रहा है यदि, तो आप सीख रहे हैं, वरना आप गिमिक कर रहे हैं, ओके? आप मूर्ख बना रहे हैं किसी को। और समस्या की बात यह है कि वो किसी को आप ही हैं, खुद को ही मूर्ख बना रहे हैं। तो ये एज ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब, तो 19th सेंचुरी की बात यहाँ पर हुई है। और ऐसे में ये कैसे हुई एज ऑफ रेवोल्यूशन, मैं आपको बताता हूँ। ये समय, इसके पहले 3 इवेंट्स को विटनेस कर चुका था। 3 इवेंट्स विटनेस हो चुके थे।
पिछले 300 वर्षों में, पिछली 3 सेंचुरी में 3 बड़े इवेंट हो चुके थे। द एनलाइटनमेंट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द एनलाइटनमेंट is a scientific revolution. Then the French Revolution, a political revolution. Then the Industrial Revolution, that is the economic revolution. तो ये जो फेज़ है 19th सेंचुरी की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये जिस पड़ाव पे आप खड़े हैं, ये पड़ाव तक आते आते आप पिछले 300 वर्षों में वैज्ञानिक क्रांति देख चुके हैं, राजनीतिक क्रांति देख चुके हैं, आर्थिक क्रांति देख चुके हैं। इन क्रांतियों से पनप रहा, उभर रहा यह समाज एक क्रांतिकारी समाज है। ये एक रेवोल्यूशनरी फेज है। दैट सोसाइटी इज अ रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। व्हाट डू यू मीन बाय द रेवोल्यूशन? हमने शब्द समझे थे एवोल्यूशन, हमने शब्द समझा था रेवोल्यूशन। सामाजिक सोशियोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में बड़ा आसान सा शब्द है कि बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही फास्ट पेस, बहुत ही कम टाइम में तो मतलब बहुत ही फास्ट पेस में कंप्लीट चेंज ऑफ द सिस्टम ऑफ सोसाइटी, दैट इज द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही कम समय में रेडिकली टोटल चेंज, द रेवोल्यूशन। देखिए वो टर्म अब फिट करके देख लीजिए आप। एनलाइटनमेंट, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इज एग्जैक्टली दिस इज रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्जैक्टली द रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, एग्जैक्टली द रेवोल्यूशन। तो इस समय में 19th सेंचुरी में बड़े पैमाने पर सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। ये जो सोसाइटी है ये पिछली सोसाइटी नहीं है यूरोप की। इट इज इट वाज अ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी बाय द डिंट ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग 3 रेवोल्यूशंस। जो पीछे 3 रेवोल्यूशन हुए उनके फलस्वरूप ये पूर्णतः परिवर्तित समाज था। और इसी परिवर्तित समाज से एक विज्ञान का जन्म होता है और वही विज्ञान है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी समझ ही नहीं आएगी जब हम इस समय में सोसाइटी में क्या परिवर्तन आए वो नहीं समझेंगे। तो देखिए हम पढ़ सामाजिक परिवर्तनों को ही रहे हैं, लेकिन हम उन सामाजिक परिवर्तनों को आज इसी कारण से पढ़ रहे हैं कि वो सामाजिक परिवर्तन किसी डिसिप्लिन ने आपको साइंटिफिक मैनर में दिए। वो सोशियोलॉजी है। ओके, वो है सोशियोलॉजी। पढ़ तो आप सामाजिक परिवर्तनों को ही रहे हैं। तो सोशियोलॉजी की बात यह है कि इट वाज बोर्न इन द 19th सेंचुरी इन वेस्टर्न यूरोप। 3 रेवोल्यूशन पेव्ड द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। 3 रेवोल्यूशंस ने राह बनाई किसकी? सोशियोलॉजी के जन्म की। और मैंने अभी आपको उनके विषय में बताया कि वो 3 रेवोल्यूशन कौन से हैं, किसकी बात हो रही है। ठीक है बेटा अगम, इसमें अभी तक मेरे बच्चे को कोई डाउट हुआ है? चलो गुड। देखिए जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि इस समय में कई तरह के नए सोशल आइडियाज़ का जन्म हुआ और वह सोशल आइडियाज़ सोसाइटी को लेकर के एक डीप इनसाइट रखते हैं। और वो किनके हैं? जिन पर्सनैलिटीज़ का मैंने अभी नाम लिया। और वो आइडियाज़ आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है क्योंकि क्लासिकल स्कूल का बेस ही वो लोग हैं, वो आइडियाज़ हैं और हमें क्लासिक से होकर के ही आज तक पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि समय के साथ उन लोगों को किसी ने नकारा नहीं, उन लोगों में कमियां नहीं ढूंढी गई हैं, उनका क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। यकीनन उनका क्रिटिसिज्म हुआ और उनकी दी हुई आइडियाज़ में बहुत से मॉडिफिकेशंस भी हुए। मॉडिफिकेशंस हुए ये अलग बात है। गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियों में मॉडिफिकेशंस होते हैं, लेकिन बुनियाद तो गाड़ी है ना। थार तो थार है ना, आपने मॉडिफाई करा ली, लेकिन कहानी तो थार की है। तो थार को पढ़ेंगे आज हम, फिर समय सर समय में मॉडिफिकेशन भी समझ आ जाएंगी। फिर पता लगेगा कि एंग्री बर्ड ग्रिल लगाई है कि क्या लगाया है, लेकिन लगाई तो किसी थार पे ही है ना। 18, 19, 20, 22 के कितने भी अलॉय लगा लो, लगे तो थार पे ही हैं। तो ये लोग थार की तरह बुनियाद हैं। इनको समझेंगे तो समझेंगे कि मॉडिफिकेशन किस लिमिट तक कैसी हो सकती है, वरना सब
यूजलेस। मॉडिफिकेशन पढ़ ली, देख ली, रट ली, अंदर क्या था कुछ पता ही नहीं, इसलिए हम ऐसे करते हैं। मार्क्स क्या कहता था यार, मार्क्स क्या कहता था, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, जल्दी बता मार्क्स ने क्या क्या बोला था। वो कह रहा है यार, मार्क्स यही बोलता रहता था कि जो है ना सोसाइटी में कि बहुत लड़ाई बहुत है यार, कन्फ्लिक्ट ही बड़े हैं, तो लिख दे मैनी कन्फ्लिक्ट्स वर देयर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। और मार्क्स लिखते लिखते मार्क्स लिख दिया उसने, मार्क्स को भी। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज इनजस्टिस टू द कार्ल मार्क्स। जस्टिस कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया और हम उसके साथ इनजस्टिस करते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, सो वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच ऑल्सो। To understand the revolutions, you have to change your ideology also. You have to revolutionize yourself. So that is the concept. तो social ideas का जन्म एक्चुअली में उसी सोसाइटी को ऑब्जर्व करके हो रहा है, तो वो उन्हीं सोशल सिचुएशंस में ही हुआ होगा ना, उन्हीं सोशल सर्कमस्टेंसेज में ही हुआ होगा ना भाई कमल। सोशल आइडियाज़ जो नए जन्मे, जो नए इनसाइट्स आए, वो हुए तो उन्हीं सोशल कंडीशंस में ही होंगे। तो इन सोशल आइडियाज़ को समझें, इससे बेहतर ये नहीं कि पहले हम ये समझ लें कि वो पर्टिकुलर सोशल कंडीशंस, कॉन्टेक्स्ट ही समझ लें पहले हम। तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ। ओके, तो वो कहानी है यहाँ पे द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशोलॉजी। ओके, 3 मेजर प्रोसेसेस। कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशोलॉजी ये बताता है आपको कि आज हम जिस मायने में सोशल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, वो सोशल रिलेशंस साइंटिफिक डाटा, एम्पिरिकल स्टडीज़, कई तरह की मेथडोलॉजीज़ पर खरा उतरता पाया जाता है, और उन्हीं मेथड के बेसिस पर ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन कौन से सोशल इविल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाते हैं, और हमारे पास एक साइंटिफिक आधार होता है, इसलिए डिबेट्स भी कर पाते हैं। अदरवाइज डिबेट सर्कल्स ऑर्गेनाइज करना इज टोटली इम्पॉसिबल। विदाउट हैविंग एनी प्रूवन सब्सटेंस, एनी साइंटिफिक सब्सटेंस, you cannot initiate any debate also. You can debate on the sun, but first of all you have to understand what is sun exactly. You can debate on the benefits, you can debate about the phenomena, but there must be some methodologies, there must be some data, there must be some scientific findings. So आज जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशोलॉजी देखते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट सोशोलॉजी का यही है कि वो उस समय में सोसाइटी को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया गया और फाइंड आउट किया गया कि बहुत सारे ऐसे रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ कैपिटलिज्म इनकरेक्ट है, उसकी अपनी फैलेसीज हैं, वीकनेसेस हैं, और वो इस हद के आगे आगे बढ़ भी नहीं पाएगा, तो अब किसी और को आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों पर विचार हुआ, मंथन हुआ, और उस विचार और मंथन के पीछे कारण था उस समय तक की उत्पन्न हुई परिस्थितियाँ, और वो 3 परिस्थितियाँ यानी कि 3 प्रक्रियाएं। तो 3 प्रोसेसेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। दैट इज़ द 3 मेजर प्रोसेसेस जो उस टाइम तक आपको मजबूर करते थे समाज को समझने, परखने, जानने के लिए। हो सकता है ये ना होते तो आपके पास वो परख ही ना होती, आपके पास वो नज़र ही ना होती, कैपिटलिज्म ही ना होता तो कैपिटलिज्म की वीकनेस ना होती, कैपिटलिज्म की वीकनेस ना होती तो सोशलिज्म की यूटिलिटी ना होती, सोशलिज्म की कोई यूटिलिटी ना होती, और सोशलिज्म की यूटिलिटी ना होती तो फिर कार्ल मार्क्स ना होता, कार्ल मार्क्स ना होता तो हम सोशोलॉजी ना पढ़ रहे होते शायद। सिंपल सी कहानी है। ओके, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द 3 मेजर प्रोसेसेस। द फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ द एनलाइटनमेंट, पुनर्जागृति का दौर, द फेज ऑफ एनलाइटनमेंट, दैट इज द रेनेसेंस पीरियड, द पीरियड ऑफ रेनेसेंस। क्लियर हुआ? इसको ही हम एनलाइटनमेंट का फेज कहते हैं, एंड दैट इज द डॉनिंग ऑफ द एज ऑफ रीजन। कारण, रीजनिंग, विचारों के सूर्य उदय का काल था ये। ओके, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चाहत थी, एक जुझार था, एक जद्दोजहद थी, किसके लिए? एक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के लिए। दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द सिस्टम ऑफ मास मैन्युफैक्चर। So that age of reason, that political sovereignty, the mass manufacturing. Look at the thing, the reason, the sovereignty, manufacture. Such things are very, very important. You need
टू फोकस ऑन सच थिंग्स। जब अगर आपने ये वर्ड समझ लिए 10-10 पेज आप ऐसे ही भर दोगे वोरल लॉजिक के साथ, रट्टे की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? मैन्युफैक्चरिंग थी पहले बट मास नहीं थी, मास नहीं थी। सॉवरेनिटी का कंसेप्ट उस मैनर में एग्जिस्ट नहीं करता था, किंग था और उसका एब्सोल्यूटिज्म था। अब सॉवरेनिटी चाहिए पॉलिटिकल। एजेस कई थी लेकिन लंबे समय से रीजन की एज नहीं थी। एज ऑफ रीजन नहीं थी तो फिर एज क्या थी? नहीं बेटा, जब एज ऑफ रीजन नहीं थी स्मृति तो एज कौन सी थी फिर? पढ़ाया बेटा, असाइनमेंट कर रहे हो आप? हाँ जी। ओहो, एज ऑफ डार्कनेस, द डार्क एरा ऑफ यूरोप। जब रीजन की एज नहीं थी तो डार्कनेस की एज थी। आई बात समझ में? तो इन ये रेवोल्यूशन क्यों है? वाई सच थिंग्स आर रेवोल्यूशन? इनको रिप्लेस किया इन्होंने। डार्कनेस को किसने रिप्लेस किया? रीजन ने। और डार्कनेस क्यों थी? हम अनरीजनड थे, हम ब्लाइंड फेथ थे, हम इर्रेशनल थे, हम अनसाइंटिफिक थे। देखिए मैं सारा आंसर तो अभी कर गया। हम इर्रेशनल थे, हम इलॉजिकल थे, हम अनसाइंटिफिक थे, हम ब्लाइंड फेथ थे। तो फिर जीवन कैसे आगे बढ़ता? तो डार्कनेस को रिप्लेस किया रीजन ने, किंग के एब्सोल्यूटिज्म को रिप्लेस किया पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ने, और हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग को, स्कैटर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिप्लेस किया मास मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज द फैक्ट्री बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ने। सो सच दैट दे वर टोटली एंड रेडिकली डिफरेंट प्रोसेसेस। सोसाइटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, सो दैट्स व्हाई। तो ये 3 प्रोसेसेस आधार है इस 19th सेंचुरी की एज ऑफ रेवोल्यूशन के लिए, जिससे जन्मा है वेस्टर्न यूरोप में ये सोशियोलॉजी। Such things are important. Now, what do you mean by the enlightenment? We have to understand this. Look, जब enlightenment की बात हुई तो लाइन आई emergence of radically new way of thinking about the world. What do you mean by the new way of thinking? I will answer that. This is the first question. Second, human being at the center of the universe. At the center of the universe. That's the rational thought, the central feature of the human being. Human being universe का center है और rational thought human being का central feature है। ये sentence ही अपने आप में पर्याप्त है। Reason became the defining feature of the human world. Understand this, that world can be inhuman जिसके पास रीज़न नहीं है। That society can be inhuman जो रीजनिंग से नहीं चलता है। बहुत सारे समाज को, जैसे कि आदिवासियों को, इसी आधार पर इनह्यूमन भी कहा गया और वर्ड है उसके लिए सैवेज। सैवेज। जहाँ सकारात्मकता है वहाँ नकारात्मकता का जन्म भी होगा, जहाँ पॉजिटिव्स हैं वहीं से नेगेटिव्स भी जन्मेंगे। यही तो खासियत है शिक्षा की। शिक्षा आपको पूर्ण रूप से नेत्र देती है। आप केवल एक ही पक्ष नहीं देखते हैं, आप दोनों ही पक्षों को देख पाते हैं और उसमें से महीन ज्ञान को निकाल के लाते हैं जो सत्य है। जो सत्य है, जिसको सत्य पता है उसे झूठ बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती। ओके, तो अब व्हाट डू मीन बाय द इमर्जेंस ऑफ रेडिकली न्यू वे ऑफ थिंकिंग। चलिए अब हम इसको समझते हैं, व्हाई इट इज़ अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग क्या हुआ करता था। एनलाइटनमेंट की अगर हम बात करें तो देखें, हमने पहले भी इसके बारे में समझा था, हम फिर आपको इसके बारे में समझाया था, अभी फिर समझा देते हैं। ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था रिलीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, रिलीजन। आई बात समझ में? व्हाट डू मीन बाय द रिलीजन? देखिए हुआ ये करता था कि हम यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं और यूरोपियन सोसाइटी में एक ओवरऑल अगर हम टाइम ले तो 500 AD से 1500 AD तक
अगर हम इसको भी फर्दर बांटना चाहें तो कुछ इस तरह से ये बढ़ जाता है 500 से 500 AD से 1150 AD तक स्ट्रिक्टली और 1150 से 1500 तक फ्लूइडिक मैनर में, यहाँ पर रिजिडली, यहाँ पर थोड़ा लूज मैनर में। ओवरऑल 500 से 1500 तक, 1000 वर्ष तक। ये फेज़ यूरोप में किसका फेज़ रहा? डार्क एजेस। और आप मुझे ये बताएंगे कि ये डार्क एजेस क्यों थी? मुझे इसके एलिमेंट बताइए, वाई दे वर डार्क एजेस। गिव मी द एलिमेंट्स। हाँ जी, आपने कहा कि इसमें रीजनिंग नहीं थी, कोई रैशनल अप्रोच यूज़ नहीं होती थी, और रिलीजन के बेस पर ही सब क्या होता था? क्या डिफाइन किए जाते थे? हाँ, रीजनिंग नहीं थी। मुझे बताएं, जैसे रीजनिंग नहीं थी का क्या अर्थ है? मतलब वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं थी? ह्यूमन थॉट की वैल्यू नहीं होती थी ज़्यादा, जो भी क्रिश्चियनिटी में जो भी उनके बिलीव्स थे वो उन्हीं को ज़्यादा मानते थे। ह्यूमन थॉट की नो वैल्यू, ऐसा इन्होंने बताया कि ये नहीं होती थी। जो भी क्रिश्चियनिटी में उनके जो बिलीव थे उसी को वैल्यू दिया जाता था। बट ह्यूमन तो जो वहाँ का ह्यूमन है वो तो उल्टा क्रिश्चियन ही हो गया और ज़्यादा। सोसाइटी स्टिल क्रिश्चियनिटी। तो चलिए ठीक है, ह्यूमन थॉट की वैल्यू नहीं होती थी। व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन थॉट? मतलब वो रिलीजन के अलावा भी कुछ सोचते थे तो उनको उन्हीं में एक कहते कि रिलीजन ऐसा नहीं, जैसे उनका मानना मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था उनमें। क्या होती है रैशनल अप्रोच? सही और गलत का फ़र्क पता लगा पाना। ओके, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट कर पाना ही रैशनल अप्रोच है। तो ये अप्रोच उस समय में नहीं थी। चलिए ये समझाएं फिर, वो रिलीजन के बेसिस पर सब चीज़ों को मानते थे का क्या अर्थ है? जैसे इंडिया में भी हिंदुइज्म जब था स्टार्टिंग में वैदिक पीरियड के बाद, तब उसमें एक होता है कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जैसे मानते थे गर्ल्स को एजुकेट नहीं करना चाहिए। ओके। या सती प्रथा थी या जो भी था वो उनको रिलीजन के बेसिस पे जस्टिफाई करते थे। ओके। और उस बेसिस पे जो ह्यूमन का रैशनल थॉट था उसको माना नहीं जाता था, इसीलिए मूवमेंट्स होती थी। ओके। सोशल रिफॉर्मर्स थे हमारे, वो इन्हीं के लिए मूवमेंट करते थे कि रिलीजन का वे आप उसको एक ऑर्थोडॉक्स वे में यूज कर रहे हो। ओके। इसका रैशनल मीनिंग आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, इस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में सर इसमें उनका ये था कि वो मतलब वो क्रिश्चियनिटी के थॉट्स को ज़्यादा करते थे कि ठीक है। बहुत चलिए, बहुत अच्छा, उन्होंने काफ़ी देर तक बताया। आप बताएं। सर इंडिविजुअलिज्म नहीं था। अच्छा जी, इंडिविजुअलिज्म नहीं था। एक मिनट, इंडिविजुअलिज्म नहीं था तो मतलब क्या है? People thought that they are good for nothing. लोगों को ये लगता था कि वो गुड फॉर नथिंग है। कि जो करेंगे गॉड ही करेंगे, हमारी पॉवर्टी या जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है वो गॉड की वजह से है। और ऐसा उन्हें क्यों लगता था? सर बिकॉज रीजनिंग और रैशनैलिटी उनमें नहीं थी। और क्यों नहीं थी उनमें रीजनिंग और रैशनैलिटी? रीजनिंग एंड रैशनैलिटी के ना होने का कारण? सर बिकॉज रिलीजन के इन्फ्लुएंस में थे वो। तो अब वो रिलीजन के इन्फ्लुएंस से निकल चुके हैं? सर नहीं, अब वो रिलीजन की इन्फ्लुएंस मतलब अब वो रैशनली सोच रहे हैं। तो आप लोग इन्हें 3 शब्दों में ही घुमा रहे हो बार बार। आप लोग तर्क के आधार पर बात नहीं कर पा रहे हो प्रैक्टिकली। वो रैशनल एंड रीजनिंग नहीं रखते थे क्योंकि वो रिलीजन के इन्फ्लुएंस में थे। तो सवाल पैदा होता है, अब तो रिलीजन ज़्यादा स्टॉन्च है। ओके, तो तब उस समय में साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं थी।
तुम लोगों को रिलीजन इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई? तुम लोग सारे इतने रिलीजियस हो और सारे इतना टारगेट कर रहे हो रिलीजन को, और लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया है तुम लोगों को। सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन थी। हाँ वो तो आज भी है। हाँ जैसे बताइए बताइए। सोसाइटी में आपने कहा स्ट्रेटिफिकेशन था, ओके। क्लासेस डिवाइड हुई पड़ी थी, नोबेलिटी में, फिर क्लर्जी और टिप्स। ठीक है। तो फिर आज उतना नहीं है, आज रिजर्वेशंस हैं। अच्छा आज रिजर्वेशन है, तो क्या मतलब इस बात का? सर उनको भी मिलता है चांस, फिर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको भी। रिजर्वेशन की वजह से। और जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, है वो क्या? वो है ही है, कहाँ है? जिसमें शायद फ्यूडलिज्म था। कौन क्या था? फ्यूडलिज्म। मुझे लगा फ्लूडिलिज्म, वरना फ्लूडिक नहीं थी एक, फ्यूडलिज्म था। हाँ फ्यूडल लॉर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता था एज कम्पेयर टू द कॉमन पीपल। ओके। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच कम थी हाँ क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स एट्रोसिटीज़ करते थे सर। क्यों करते रहते थे एट्रोसिटीज फ्यूडल लॉर्ड्स? सर लैक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच थी, इनके पास सारी वेल्थ अक्यूमुलेटेड थी सर। इनकी अप्रोच लैक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्यों थी? और किसकी अप्रोच फुल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन होती है? और कैसे हो पाई इनकी अप्रोच लैक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन? बताइए। करें, आगे बढ़ें, स्टार्ट करें, प्रैक्टिकली समझें इसको। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हुए कि नहीं। ओके चलिए, आप मुझे एक बात बताएं। सपोज़ कीजिए कि इस पूरी क्लास में हम सबको भूख लगी है। पूरी क्लास में हम सबको क्या लगी है? भूख। और ऐसे में हम हैं 20 मेंबर्स। किसी तरह से मैं, आई एम द वन जो 5 चपातीज ले आया। मैं 5 चपाती ले आया। तो ऐसे में अब who will dominate this class? Who will distribute the chapati? Who will decide the rules? I will give you the chapati only if you will abide with my instructions. With my instructions. Okay? Because survival is required. Survival is required at any cost. And you will obey all the directions given by me at any cost. With the passage of time, समय बीतने के साथ आप केवल और केवल उस रोटी के टुकड़े के विषय में ही सोचते रह जाएंगे। Just existence, just survival will be the sole objective of the life. Nothing more, nothing less, only the survival. You will not think anything else because you have no chance to think about. You will only think about that how to fetch that food, and this person is responsible to give us food. No other scope, no other space. I cannot go anywhere else. I have to abide by the directions given by that person. I have to follow all the dictated rules because I have to survive. I have to survive. I have to survive. So look, whenever you are going to study anything, you have to understand the core of that aspect. The beginning